बोरा से पसमानदा है, बहुत लोग हैं, लेकिन यूपीए सरकार ने कह दिया। हाँ, ये डिस्प्यूट करते हैं कई लोग। ये तो दरगाह वाले भी कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि तुम लोग मुसलमान ही नहीं है। इस तरह का क्लेम पे मत जाइए। क्लेम यहाँ इस्लाम का स्कॉलर भी बहुत होगा, जानकारी लोग भी बहुत है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जो कह रहे हैं मैं जो कह रहा हूं वो सत्य है। मैं क्लेम के बारे में बता रहा हूं कि लोग कहते हैं कि ये मुसलमान नहीं है या ये इस ग्रुप में उस ग्रुप में। मैं यहाँ डेफिनेशन देने नहीं जा रहा हूं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमने जो नया प्रावधान लेके आया उसमें हर वक्फ बोर्ड में मुसलमानों में जो रिकॉग्नाइज्ड सेक्ट है सब मिलकर के वक्फ बनेगा। उसमें सुन्नी भी होगा, शिया भी होगा और जितने बाकी जो पिछड़े वर्ग है वो भी वक्फ बोर्ड में मेंबर होगा, ताकि सबका इंटरेस्ट का ख्याल रखा जा सकता है। इसमें तो किसी का आपत्ति होने का कोई सवाल ही नहीं होना चाहिए। हम इतना इंक्लूसिव बना रहे हैं। उसके बाद सर, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में जो हमने प्रावधान रखा है, ताकि आप भी अच्छा लगे कि हमने कितना आपका पुराने रिकमेंडेशन को ध्यान में रखते हुए प्रावधान रखा है। आउट ऑफ 22 मेंबर्स इन द सेंट्रल वक्फ काउंसिल, not more than 4 will be non-Muslims, including ex-officio members. In that case, the Minister of Minority Affairs. There will be 3 members of Parliament. अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो किसी के धर्म हो सकता है। ये नहीं कहना कि ये इस जाति का एमपी है इसलिए ये मेंबर नहीं हो सकता है। 3 members of Parliament, 10 members from Muslim community, 2 former judges from the Supreme Court or High Court, 1 advocate of national eminence, 4 persons of national eminence from various fields, an additional secretary or joint secretary to the government of India dealing with वक्फ मैटर। जो मिनिस्ट्री में कंसर्न ऑफिसर है वही हो सकता है। और आउट ऑफ 10 मुस्लिम्स 2 members मिनिमम शेल बी वुमेन। 2 महिला सदस्य होना अनिवार्य है। स्टेट वक्फ बोर्ड्स में आउट ऑफ 11 members नॉट मोर देन 3 विल बी नॉन मुस्लिम्स। कल किसी ने कहा कि नॉन मुस्लिम मेजोरिटी हो जाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता है। नॉट मोर देन 3 विल बी नॉन मुस्लिम्स, इंक्लूडिंग सर, ये अतिरिक्त नहीं है, इंक्लूडिंग एक्स ऑफिशियल मेंबर्स, 1 chairperson, 1 member of parliament, 1 MLA, 4 members from Muslim community, 2 members with professional experience, 1 member from bar council, the joint secretary to the state government dealing with the वक्फ मैटर, जो संबंधित संयुक्त सचिव है। आउट ऑफ 4 मुस्लिम मेंबर्स 2 shall be women। ये हमने सुनिश्चित किया है। और दूसरा चेंज किया है, कितना जरूरी था। सेक्शन 108A में क्या आपने प्रावधान किया था? ये लिखा गया कि वक्फ का जो प्रावधान है, वक्फ एक्ट का जो प्रावधान है, बाकी देश में जितना कानून बनाया है उसको ऊपर में ये ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा, ऐसा प्रावधान रखा। हमने इसको रेशनलाइज किया है। नाउ इन द प्रपोज्ड अमेंडमेंट दिस provision is been omitted. This facilitates the legal harmonization of the Waqf Act with all other property laws. इस देश में बहुत सारा प्रॉपर्टी लॉस है, ताकि सब में एक समन्वय हो जाए। हार्मोनाइजेशन होना जरूरी है सर। एक कानून दूसरा कानून का सर लड़ाई के लिए नहीं बनाता है। हार्मोनाइज करना बहुत जरूरी है। कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने में तो आप भी अच्छा लगेगा, इसमें कोई विरोध होने का मुझे कोई कारण नजर नहीं आता है। सर, जो आज हम बिल लेके आया है, एक आप इसको कह सकते हैं नए सवेरा, एक अच्छा सोच के साथ जब हम आए हैं, तो हम बिल का नाम को भी, नाम से तो आपत्ति नहीं होना चाहिए, नाम को हमने अच्छा नाम लेकर के आया है। अब ये नया बिल का नाम होगा, इस एक्ट का नाम हो जाएगा उम्मीद। सर, उम्मीद नाम। अब उम्मीद से तो आपका कोई एतराज तो नहीं होना चाहिए। अब उम्मीद रखने का पीछे कारण है यूनिफाइड वक्फ
मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। अब सर इसमें यूनिफाइड हम कहां से शुरू किया? पूरा जो व्यवस्था है उसको हमने यूनिफाई किया है। कलेक्टर का रोल से लेकर के सर्वे, रजिस्ट्रेशन, म्यूटेशन, इंक्रोचमेंट और जितना भी जो मैटर है उसको अब पारदर्शिता के साथ जब हमने यूनिफाइड एफर्ट डाला है टू ओवरकम द इश्यूज व्हिच वर पेंडिंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, तो इसको हमने यूनिफाइड एफर्ट के साथ में आया है। और एम्पावरमेंट का जब बात होते हैं तो डाइवर्स सोशल ग्रुप जिसको मैंने जिक्र किया है, चाहे वो सुन्नी हो, चाहे शिया हो, चाहे वो आगा खानीस हो, पसमानदा मुस्लिम हो, बैकवर्ड मुस्लिम्स का कोई भी डेफिनेशन में आप देख लीजिए, वुमेन हो और बाकी कोई भी हो, हम चाहते हैं कि सबको डिसीजन मेकिंग का बॉडी में जगह मिलना चाहिए, इसलिए सबको एम्पावरमेंट कर रहे हैं। एफिशिएंसी को हम इंक्रीज करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का भरपूर इसमें प्रावधान किया गया है। अब सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होगा, डिजिटल पोर्टल होगा जो हमारा मंत्रालय में होगा, जो सारा स्टेट बोर्ड के साथ में लिंक होगा, लाइव होगा। वक्फ प्रॉपर्टी का कंटिन्यूसली रजिस्ट्रेशन, ट्रैकिंग, कंप्लायंस, पूरा मैनुअल अगर गड़बड़ होता है उसका भी ट्रैकिंग करने के लिए, ब्यूरोक्रेटिक डिले हो रहा है, किसके टेबल में डिले हो रहा है उसका भी जांच करने के लिए पूरा व्यवस्था करके हमने एफिशिएंसी को टारगेट दिया है। और आखिर में डेवलपमेंट, जो मैंने आपको बताया कितना करोड़ हम इनकम जनरेट कर सकते हैं, इसलिए जो डेवलपमेंट ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टी को मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। मैंने कल भी इस बात को बताया है कि दुनिया का सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है। और कई लोगों ने कहा कि डिफेंस, रेलवेज के बाद तीसरा डेटा बैंक देखा जाएगा तो वक्फ प्रॉपर्टी, जो लैंड प्रॉपर्टी जो है वक्फ बोर्ड के पास है। मैं उसको थोड़ा संशोधित करके बताना चाहता हूं, ये तीसरा नहीं है, दुनिया का सबसे ज्यादा लैंड प्रॉपर्टी नंबर 1 वक्फ बोर्ड के पास है हिंदुस्तान में, ये थर्ड नहीं है। क्योंकि डिफेंस और रेलवे को आप प्राइवेट प्रॉपर्टी के हिसाब से आप इसको गिनती नहीं कर सकता है, ये देश का प्रॉपर्टी है। इसलिए जब इतना प्रॉपर्टी हमारा देश में है, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए, लेकिन आपत्ति तब होता है जब दुनिया का सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी मुसलमानों के नाम में वक्फ प्रॉपर्टी हमारा देश में है और करोड़ों जो हमारे बहनाई हैं, गरीब मुसलमान हैं, उसको कोई फायदा नहीं मिल रहा है इतना प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी किस काम का? करोड़ों का प्रॉपर्टी कोई, मैं तो देखा हूं, मैं ये मंत्रालय संभालने का बाद भी और पहले भी कई वक्त प्रॉपर्टी है या संस्थाएं हैं बाहर में, बहुत गरीब अवस्था में भीख मांगने वाला भी मैंने देखा है। क्यों काम नहीं आ रहा है? अगर सही तरीके से वक्त प्रॉपर्टी को हम डेवलप करेंगे तो मैं कह सकता हूं अगले 3-4 साल के अंदर में करोड़ों गरीब मुसलमानों का जिंदगी आबाद हो जाएगा। थोड़ा सा अगर आप योगदान करेंगे, सब मिलकर के हम काम करेंगे तो क्यों नहीं कर सकते हैं। इसी मंशा के साथ हम यहां आज इस सदन में आए हैं। हमारा टारगेट जो है बहुत ही क्लियर है। 2013 में दूसरा प्रावधान जो चेंज किया था उसको हम लोगों ने क्या बदलाव किया है वो आप भी हमारा समर्थन करेंगे। वक्फ प्रॉपर्टी जो है ये तो आप जानते ही है, इसको कोई भी प्रॉपर्टी हो उसका एक टाइटल होने के लिए कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, कोई रजिस्ट्रेशन चाहिए, कोई प्रूफ तो चाहिए। अगर वक्फ बाय यूजर के नाम में अगर हम वर्बली कह देंगे कि इतने साल पहले, 500 साल पहले हमारा बाप दादा या फलाना फलाना ने ऐसा किया था, ये जमीन ये हमारा वक्फ जमीन है, तो ठीक आप क्लेम कीजिए, मगर कुछ तो दिखाना पड़ेगा सर, कुछ डॉक्यूमेंट होना पड़ेगा। तो वक्फ बाय यूजर ये जो हमने ऐसे आप आर्बिट्ररी नहीं कर सकता है। साथ साथ सेक्शन 40 में वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन को अगर क्लेम करता है तो सीधा सीधा वक्फ बोर्ड डिक्लेयर किया जाता था, उसको हमने हटा दिया है। ये बहुत जरूरी था। अदरवाइज इसके बाद अगर आप
2013 में कितना वक्फ प्रॉपर्टी था, आज 2025 में कितना वक्फ प्रॉपर्टी का संख्या में जंप हो गया, तब आप पता चलेगा कि ये सेक्शन का कितना इसका दुरुपयोग किया गया है। लेकिन साथ साथ में हम लोग ने संरक्षण भी दिया है कि वक्फ बाय यूजर में जो वक्फ प्रॉपर्टी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, जो सेटल्ड केस है, हम उसको रेट्रोस्पेक्टिव जाकर के उसको हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा। हाँ, अगर कोई डिस्प्यूटेड है, कोर्ट में पेंडिंग है, बातचीत चल रहा है, डिस्प्यूटेड है, तो जाहिर सी बात है सर कि कोर्ट का अधिकार को तो हम यहां खत्म नहीं कर सकता है। तो इसलिए अनलेस द प्रॉपर्टी इज डिस्प्यूटेड, all those land, those property, work property which are registered, which has a proper documentation, they will remain so, और इसका अधिकार राज्य सरकारों का है। लैंड इज अ स्टेट सब्जेक्ट, तो भारत सरकार, केंद्र सरकार तो कुछ कर नहीं सकता है, वो राज्य सरकार को ही अथॉरिटी दिया है। अब महिलाओं का अधिकार को लेकर के, बच्चों का अधिकार को लेकर के सब कहते हैं। मैंने कहा कि वक्फ औलाद का इतिहास बहुत पुराना है। राइट ऑफ इनहेरिटेंस का आप अलग अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन भी करते आए हैं। तो हमने ये सुनिश्चित किया है कि जो विडोज है, जो डिवोर्स वुमेन है, ऑर्फन है, जो यतीम बच्चे हैं, उनके लिए संरक्षण तो होना चाहिए माननीय सभापति महोदय। तो हमने ये प्रावधान किया है कि जो प्रॉपर्टी मेरा है, अगर मैं एक मुसलमान हूं, मैं वक्फ क्रिएट करना चाहता हूं, लेकिन मैं उसी प्रॉपर्टी को ही वक्फ कर सकता हूं जो मेरा अधिकार है। साथ साथ उस प्रॉपर्टी में जो महिला का अधिकार है उसको मैं छेड़छाड़ नहीं कर सकता हूं। महिला का अधिकार को सुरक्षित रख करके ही मैं अपना मर्जी से मेरा जो अधिकार है उसको हम वक्फ क्रिएट कर सकता है, ताकि कोई महिला ऐसा ना हो कि परिवार में इतना प्रॉपर्टी है लेकिन उसको कोई उसका अधिकार ही ना हो। तो ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। इस 21वीं सदी में इतना प्रोग्रेसिव थिंकिंग तो सबको ही होगा। मैं आपको नहीं कह रहा हूं कि आपका ऐसा सोच नहीं है, हम लोग सब एक समानता सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। 2 मेजर अमेंडमेंट हम जो लेके आया है उसमें भी मैं मानता हूं आप समर्थन करेंगे। एनी मॉन्यूमेंट्स, कई मॉन्यूमेंट्स हमारे देश में प्रोटेक्टेड एरियाज अंडर एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 और एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 declared as work properties under this act or under any previous act shall be void। कोई हमारा आर्कोलॉजिकल साइट जो हमारा राष्ट्र का प्रॉपर्टी है, इसको आप छेड़खानी नहीं कर सकता है। दूसरा, हमारा देश में करोड़ों आदिवासी शेड्यूल्ड ट्राइब्स, हम लोग सब मानते हैं कि इंडिजिनियस जो शेड्यूल्ड ट्राइब होते हैं उसका संरक्षण होना चाहिए। तो हमने यहां ये प्रावधान लेके आया है, आप शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 जगह में जहां हमारा स्पेशल प्रोटेक्टेड एरिया है वहां किसी जमीन को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं कर सकता है। ये सेक्शन 4 क्लॉज 4 सेक्शन 3E में हमने प्रावधान रखा है। मैं मानता हूं कि हमारा देश में जितने आदिवासी भाई बहन हैं उनके लिए आदरणीय मोदी जी का तरफ से और हम सब का तरफ से ये बड़ा सौगात होगा। सर, ट्राइब्यूनल में हमने कुछ बदलाव किया है। हमारा ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का भी सुझाव आया था। अब जो ट्राइब्यूनल बनेगा उसका फिक्स टेन्योर होगा और उसको एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए कई हमने स्टेप्स उठाया है। आज का दिन में टोटल जो केसेस पेंडिंग है, लिटिगेंट्स टोटल कितना केसेस है? 14,470 केसेस, नहीं सॉरी सर, 31,999 केसेस है, जिसमें मुस्लिम लिटिगेंट्स है 14,470 केसेस। तो 31,999 केसेस जो पेंडिंग है,
तो हम ये समझते हैं कि ट्राइब्यूनल को मजबूत कराना बहुत ज़रूरी है। हमने 2 मेंबर प्रपोज किया था, जेपीसी में कहा गया कि 3 मेंबर होना चाहिए, उसको हमने एग्री करके 3 मेंबर बनाया और 1 मेंबर हैविंग नॉलेज ऑफ इस्लामिक लॉ एंड jurisprudence फॉर बेटर फंक्शनिंग ऑफ द ट्राइब्यूनल। और दूसरा सर, द कंपोजिशन ऑफ वर्क ट्राइब्यूनल हैज बीन एक्सपांडेड to both serving and retired officials, each serving for a fixed tenure of 5 years. Tenure को 5 years fix किया है, from the date of appointment or until they attain the age of 65 years, whichever is earlier. Section 84 clause 4 में हमने ये बहुत क्लियर से प्रावधान रखा है। एक इम्पोर्टेंट हमने प्रावधान रखा है, राइट टू अपील। इसमें कई लोगों ने डिस्प्यूट भी किया है, मैं क्लियर करना चाहता हूं। पहले क्या कर दिया था आप लोगों ने मतलब प्रीवियस यूपीए सरकार ने, राइट टू अपील, अगर ट्राइब्यूनल से आपको निजात नहीं मिल रहा है, ट्राइब्यूनल में आपका सुनवाई नहीं हो पाया, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ओनली रिव्यू पिटीशन में आप जा सकते हैं, जो बहुत ही सीमित दरवाजा खुला होता है रिव्यू पिटीशन। आप तो सर, आपसे ज्यादा कौन समझ सकता है उसमें आम आदमी कहाँ रिव्यू पिटीशन जा करके ये सब चक्कर खात के घूमते रहेंगे। इसलिए हम ये मानते हैं कि राइट टू अपील मस्ट बी द सब्सटेंटिव राइट, इसलिए हमने ये दरवाजा खोल दिया है। अगर ट्राइब्यूनल में आपका हक नहीं मिला तो आप अपील कर सकते हैं, सिविल रिट आपका अपील करके किसी भी जगह में आपको जाने के लिए क्यों रोका जाना चाहिए। इसलिए हम ये मानते हैं कि जब हम ये अपील प्रोविजन रखा है तो ट्राइब्यूनल भी जल्दी जल्दी काम करेगा, कोर्ट भी जल्दी जल्दी काम करेगा, लोगों को भी जल्दी जल्दी न्याय मिलेगा, कहीं किसी का हमने दरवाजा बंद नहीं किया है। एनुअल कंट्रीब्यूशन जो आप देते हैं मुतावलिस, आप चिंता मत कीजिए, ये बहुत सोच समझ करके फैसला किया है, इससे कोई समस्या खड़ा नहीं होगा। वक्फ इंस्टीट्यूशन का जो कंट्रीब्यूशन है बोर्ड को देना होता है, पहले 7% होता था, हमने उसको घटा करके 5% कर दिया, ताकि ज्यादा पैसा आप गरीबों के लिए इस्तेमाल कर सके, बच्चों के लिए इस्तेमाल कर सके। आप काहे का बोर्ड को इतना पैसा देंगे, इसलिए हमने घटा करके वेलफेयर पर्पस में ज्यादा खर्चा करें, इसलिए इसको हमने सीलिंग कर दिया है। सर, लिमिटेशन एक्ट, आप तो जानते हैं लिमिटेशन एक्ट अगर लागू नहीं होगा तो फिर कहां तक जाएगा, कोई सीमा तय कैसे होगा। इसलिए हमने जब ये कानून पारित होगा, सरकार का अगर लैंड है तो उसका लॉ ऑफ लिमिटेशन के हिसाब से 30 इयर्स का प्रावधान रखा है, अगर प्राइवेट लैंड है तो 12 साल का हमने प्रावधान रखा है। मैं मानता हूं कि ये बहुत ही रीजनेबल हमने लॉ ऑफ लिमिटेशन को यहां अप्लाई किया है, और जिस दिन से ये एक्ट पारित होगा, एनफोर्स होगा, उसी दिन से ये हिसाब उसका गिनती शुरू किया जाएगा। सर, जो सेक्शन 40 का मिसयूज होने का कारण से जो एक ऐसा माहौल पैदा हो गया था, मेरे घर में कम से कम कितना डेलीगेशन पिटीशन आ चुके हैं। सेक्शन 40 में वक्फ बोर्ड ने ऐसा क्लेम कर दिया। अभी जो न्यूज में भी आपने पढ़ा होगा, केरला में 600 क्रिश्चियन फैमिलीज का, जो वो लोग सब खेती करने वाले लोग हैं, फार्मर्स लोग हैं, किसान हैं, उनका जमीन जो केरला में मुनम्बम केस के नाम से अभी सब लोग ने पढ़ चुका होगा, उसको वहां वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर दिया और वो कहीं भी नहीं जा पाया। वो ठोकरे खाते रहे, घूमते रहे, जिसको लेकर के पूरा वहां के जो कैथोलिक बिशप्स काउंसिल है और दिल्ली में भी और अलग अलग कई हमारा क्रिश्चियन संगठनों ने हमको मेमोरेंडम दिया है, प्रेस रिलीज भी दिया है और अपील भी किया है। सारा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को अपील किया है। मैं नाम लेकर के सिर्फ केरला एमपीज को मैं दबाव नहीं डालना चाहता हूं, मानसिक रूप से बहुत ज्यादा प्रेशर होगा केरला का एमपीज को। ये तो सबके लिए अपील किया है कि जो बड़े हमारे चर्च के जितने भी बड़े बड़े बॉडीज हैं, उन्होंने अपील किया है
कि अपना विवेक का इस्तेमाल करें और सारा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इस वक्त अमेंडमेंट बिल को समर्थन करना चाहिए। तो कम से कम चर्च का अपील को तो आप लोग मानिएगा। सर, कई केसेस है, उसको तो मैंने कई बार दोहरा चुका है, इसलिए सारा केसेस तमिलनाडु का केस हो या कर्नाटका में जो केस हो या हरियाणा वाला गुरुद्वारा वाला को वक्फ क्लेम करना, कई केसेस है, मैं उसको साइट नहीं करना चाहता हूं क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा है। लेकिन सर, ये बात तो मैं जरूर कहूँगा क्योंकि हम लोग इस महान सदन में बैठे हैं। 2013 में 123 प्रॉपर्टी को तो उस समय सरकार ने डी नोटिफाई कर दिया था। उसके बाद सर, उसके बाद कई लोगों ने कहना शुरू किया और स्टेटमेंट मीडिया में भी है कि ये पूरा पार्लियामेंट बिल्डिंग भी वक्फ प्रॉपर्टी है। अब सोचिए सर, अगर वो सरकार कंटिन्यू रहता, नरेंद्र मोदी जी का सरकार नहीं आते, तो कितना खतरा मंडरा रहा था हमारे सर के ऊपर में, आप सोचिए। तो हम तो देश के लिए सोच समझ करके आज ये बिल लेके आए हैं, तो ये हमारे लिए कोई इसमें एक लाल पैसा बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। ये बिल करोड़ों गरीब मुसलमानों को फायदा पहुंचाने के लिए और गलत काम ना हो, गलत तरीके से दूसरा का जमीन को हड़प ना ले, इसको प्रतिबंध लगाने के लिए, रोकने के लिए अच्छा सोच के साथ हम ये बिल लेके आए हैं। अन्य सभापति जी, मैं कहने के लिए बहुत कुछ है क्योंकि ये ओपनिंग है। हमारे यहाँ जितना विद्वान माननीय सदस्य हैं, उनके बातों को मैं सुनने के लिए बहुत इच्छुक हूँ। तो सुनने के लिए मैं तैयार हूँ। हमारे वरिष्ठ माननीय मंत्रीगण भी यहाँ बैठे हैं, हम लोग सब सुनेंगे। तो जेपीसी में जो सदस्य हैं और जो सदस्य नहीं हैं, सबका सुझाव हम सुनते हुए आखिरी में, जैसे हमने टाइम यहाँ दिया है चर्चा के लिए, मैं उसका बारीकी से जवाब देने का कोशिश करूंगा। मैं सिर्फ ही इतना ही अनुरोध करूंगा कि आप ऐसा बात मत बोलिए जिससे हंगामा खड़ा हो जाएगा। ऐसा बात बोलिए जो सुन करके हमारा कानों को भी थोड़ा अच्छा लगेगा। हम बैठ करके सुनने के लिए तैयार है और चर्चा का स्तर ऊंचा होगा। मैं इसी उम्मीद के साथ आप सबको इस महत्वपूर्ण जो उम्मीद का जो हमारा बिल लेकर के आए हैं उसको समर्थन करने के लिए मैं अपील करता हूं। Motion moved. The motions for consideration of the Waqf Amendment Bill 2025 and the Mussalman Waqf Repeal Bill 2025 are now open for discussion. I now call upon the members whose names have been received for participation in the discussion. Dr. Syed Nasir Hussain. 20 minutes. चेयरमैन सर, मैं आभारी हूं, आपने मुझे महत्वपूर्ण बिल पे बात करने का मौका दिया और मेरी पार्टी और आप मिलके मुझे जेपीसी का सदस्य भी बनाया था। कल लोकसभा में जितनी भी बहस हो रही थी, मैं बड़े गौर से सुन रहा था। हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर किरण रिजिजू जी ने काफी बातें वहां पे रखी, आज भी यहां पे रखी। कल हमारे देश के गृह मंत्री भी वहां पे काफी बात रखी। उन्होंने कहा कि ये बिल 2025 का नहीं आता अगर 1995 का एक्ट और 2013 के अमेंडमेंट्स नहीं आते। मैं आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को ये बताना चाहता हूं, जब 1995 में ये बिल आई थी और 2013 में जब ये अमेंडमेंट्स आए थे, जो आज भारतीय जनता पार्टी ये क्लेम कर रही है कि कांग्रेस पार्टी ने ये ड्रैकोनियन लॉस लाई थी, कांग्रेस पार्टी ने एक कम्युनिटी को अपीस करने के लिए लाई थी, ये कॉन्स्टिट्यूशन से परे है। ये जो आज बड़ी बड़ी बात ये कर रहे हैं और इसका बेसिस बनाए आज के बिल का, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 1995 में आप क्यों इस बिल का समर्थन किए थे? 1995 में
अडवाणी साहब यहां पे थे, मुरली मनोहर जोशी जी थे, सुषमा स्वराज जी थे, अरुण जेटली जी थे, राजनाथ सिंह जी थे, सारे के सारे कंसेंसस के साथ 1995 का वक्फ बिल पास किया था। 2013 में जब ये अमेंडमेंट्स आए थे, जब भी कंसेंसस से पास किया गया था। 1995 में लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बंडारू दत्तात्रेय जी ने अपनी बात रखी थी और राज्यसभा में सिकंदर बख्श जी ने अपनी बात रखी थी। अपनी बात रखने के टाइम पे दोनों भी इस बिल का पूरा समर्थन किया था। उसके बाद में लोकसभा में भी, उसके बाद में इनके 2009 के मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हम रहमान खान कमेटी रिपोर्ट को एग्जामिन करके हम उसको इंप्लीमेंट करने का काम करेंगे। उसी रहमान खान कमेटी के रिपोर्ट के रिकमेंडेशंस के बेसिस पे, और आज ये जो बार बार कह रहे हैं सच्चर कमेटी रिपोर्ट, जिस कमेटी के रिपोर्ट को इन टोटो इन्होंने खारिज किया था, उनके खिलाफ क्या क्या इन्होंने नहीं कहा था, उस कमेटी के रिपोर्ट के खिलाफ इन्होंने क्या क्या नहीं किया था। हम लोगों ने रहमान खान कमेटी रिपोर्ट और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जब 2013 में अमेंडमेंट्स लाए थे, उस टाइम पे इनके तरफ से लोकसभा में शाहनवाज हुसैन जी, राज्यसभा में मुख्तार अब्बास नकवी जी अपनी बात रखते हुए उन 2013 के अमेंडमेंट को पूरी तरह से सपोर्ट किया था। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर ये ड्रैकोनियन लॉ था, अगर ये किसी एक कम्युनिटी को अपील करने का मामला था, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन के परे थे, तो आपने क्यों सपोर्ट किया था? क्यों कंसेंसस के साथ आपने ये बिल पास करने दिया था? आप 2013 के बाद सर 2014 में ये लोग सरकार में आ गए। 2014 से 2024 तक इनको समझ में नहीं आया कि ये ड्रैकोनियन लॉ है। इनको ये समझ में नहीं आया कि कम्युनिटी को अपील करने के लिए लाया गया है। 2024 में फिर ये बिल इनको 2024 में इनको याद आ गया, वक्फ बोर्ड ड्रैकोनियन लॉ है, कम्युनिटी को अपील कर रहे हैं। 2024 में याद आया। क्यों 2024 में याद आया? 10 साल क्यों आपको याद नहीं आया? 2024 में इसलिए याद आया क्योंकि 400 का नारा इनको दिए थे, 240 में निपट गए थे। इनको बिल्कुल मेजॉरिटी नहीं मिली थी। इनको अब समझ में नहीं आ रहा कैसे अपना वोट बैंक बढ़ाएं। इनको यह समझ में नहीं आ रहा कौन सा मुद्दा उछालें, तो इन्होंने वक्फ बोर्ड को लेके आया, इस एक्ट को लेके आके कम्युनल पोलराइजेशन करने का काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम अपील कर रहे हैं, आप पोलराइज करना चाह रहे हैं। पूरे देश को, पूरी दुनिया को पता है पोलराइजेशन देश में होता है तो किसका फायदा होता है करके। कौन पोलराइज करता है, कौन धर्म की राजनीति करता है, कौन किसी एक कम्युनिटी को विलन बना के उसके खिलाफ में एक नैरेटिव बिल्डअप करने का काम करता है। और ये पूरी बिल मैं दावे के साथ कह सकता हूं और पूरे में तत्व के साथ, लॉजिक के साथ यहां पे अपनी बात रखूंगा, ये बिल टोटली फॉल्सिटी पे है, ये मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन पे है। एक नैरेटिव बिल्डअप करने की पिछले 4 महीने से 6 महीने से कोशिश की गई है। इसमें सिर्फ ये नहीं, पूरा गोदी मीडिया लग गया इनके सपोर्ट में। इनका जो फेक फैक्ट्री है, बीजेपी की जो आईटी सेल है, पूरी लग गई ये कह रही मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने में। मैं इनके सारे जितने ये मैं भी जो बात किया मैं आपके सामने यहाँ टेबल पे रखता हूं सर। आप कह रहे हैं, आप रिजिजू कह रहे हैं कि हम ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, गरीब को मदद करेंगे, हम वक्फ बोर्ड को ताकत देंगे, हम वक्फ बोर्ड को शक्ति देंगे। भैया आप 10 साल पावर में थे, क्या किए? आज वेबसाइट निकाल के देखेंगे, सेंट्रल वक्फ काउंसिल की जो बात कर रहे हैं, सिर्फ किरण रिजिजू का नाम नजर आएगा। काउंसिल नहीं है उसके अंदर, काउंसिल नहीं है उसके अंदर। और जो बजट अलोकेट होता था वक्फ काउंसिल के लिए, वो भी नहीं दिया गया। वहां का जो स्टाफ था उनको सैलरीज नहीं दिए गए। भारतीय जनता पार्टी के जो रूल्ड स्टेट्स हैं, कई जगह 10 साल, कई जगह 15 साल, कई जगह 20 साल से है, वहां पे स्टेट वक्फ बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट नहीं किए गए। आप अपने शासित राज्यों में वक्फ बोर्ड का नाम नहीं लेते, वहां के वक्फ बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट नहीं करते। आज आप कह रहे हैं गरीब मुसलमान को मदद करेंगे, आप कह रहे हैं इसमें ट्रांसपेरेंसी लाएंगे। कितना आप जो असत्य बातें देश के सामने रखेंगे और पार्लियामेंट में रखेंगे। आप हमेशा मिसलीड करने का काम किए हैं। हर एक चीज जो ये बोल रहे हैं इसमें ये सत्य से दूर है और देश को गुमराह करने के लिए, मिसलीड करने के लिए ये बातें यहां पे कर रहे हैं। सर
किरण रिजिजू जेपीसी की बात की, कल जगदम्बिका पाल साहब जेपीसी की बात की, बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जेपीसी की बात की। जेपीसी गठित हुई, आप लोगों ने मुझे भी सदस्य बनाया था, मौका दिया था वहां पे काम करने का। पहले जब शुरू हुआ, स्टेक होल्डर्स आने लगे, एक्सपर्ट्स आने लगे, एकेडमिशियंस आने लगे, तो उसमें 97-98% लोग आके बिल के खिलाफ बात रखे। उन्होंने तर्क दिया, उन्होंने रीजंस दिया। जब इनको पता चल गया कि बिल के फेवर में कोई आ नहीं रहा है, पूरा बिल के खिलाफ लोग आके डिपोज कर रहे हैं, आप इनको पूछिए कि 1 लाख जो है आंकड़ा दे रहे हैं, कितने लोग उसमें बिल के फेवर में, कितने बिल के खिलाफ है। आज वो सदन के पटल पर रख दें तो देश को पता चल जाएगा कितने लोग उस बिल का अपोज किया था। जब इनको पता चला तो मुझे लगता है कि पहली बार किसी जेपीसी में नॉन स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया। नॉन स्टेक होल्डर्स, जिसको वक्फ से कुछ लेना देना नहीं है, ना वो दान दे सकता है, ना उसका मेंबर बन सकता है, जिसको वक्फ के बारे में पता नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, और कुछ ऐसे थे एक्सट्रीमली कम्युनल स्टेटमेंट्स आके वहां पे दे रहे थे। तो ये माहौल क्रिएट करने के लिए, बिल के फेवर में सपोर्ट ड्रम अप करने के लिए जेपीसी में लोगों को बुलाया गया था। आज ये बार बार ये कह रहे हैं कि जेपीसी के रिकमेंडेशंस लाए हैं, जेपीसी के रिकमेंडेशंस लाइए। इनको पूछिए क्लॉज बाय क्लॉज उसमें डिस्कशन हुआ था, उसमें क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन हुआ था। किसी भी जेपीसी का ये मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट होता है कि वहां पे अमेंडमेंट्स के लिए जो भेजा गया है उसका क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन होना है। मुझे लगता है कि पहली बार ये 75 इयर्स ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंडिया में जेपीसी में क्लॉज बाय क्लॉज बिना डिस्कस किए अमेंडमेंट बुलडोज करके इन्होंने लेके आया है। वो पूरी जेपीसी के रिकमेंडेशंस नहीं थे, वो पूरी जेपीसी के रिकमेंडेशंस नहीं थे, वो एनडीए के एमपीज के रिकमेंडेशन थे, वो थोपे हुए रिकमेंडेशन थे। वहां पे अंतर ज्यादा नहीं था, 1-2 एमपीज का अंतर था। आप उठा के जेपीसी की रिपोर्ट में देख ले कितने फेवर में किए, कितने खिलाफ किए। हमारा एक भी रिकमेंडेशन उसमें लाया नहीं गया है। तो अगर वही आपको करना था, जो स्टेक होल्डर जो आए थे, जो वहां पे डिपोज किए थे इसके खिलाफ में, उनका सुझाव नहीं लेना था, अपोजिशन के एमपी का सुझाव नहीं लेना था, जेपीसी गठित ही नहीं करना था। आज जेपीसी की बात कर रहे हैं आप ऐसा कर रहे हैं, हमने इतना बड़ा दिल कर दिया, हमने जेपीसी में भेज दिया। अरे जेपीसी में भेज के किया क्या, उसको और वर्सन किया है। मैं आगे बताऊंगा कैसा कैसा इन्होंने वर्सन किया है। प्लीज सर, आई नीड योर प्रोटेक्शन। यस प्लीज। जब रिजू जी बात कर रहे थे, हम लोगों ने किसी ने बात नहीं किया। प्लीज बैठ करके, ये मत ना समझे कि आप बात करने तो हमारी कैपेसिटी नहीं डिस्टर्ब करने के लिए। प्लीज आप सर, उनको बोलने दीजिए प्लीज। सर, ये जितने अमेंडमेंट्स अब लाए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के खिलाफ हैं। ये 14, 25, 26, 30 को वायलेट करते हैं। ये इक्वलिटी बिफोर लॉ को वायलेट करते हैं। ये पैरिटी इन लॉज फॉर ऑल सेक्शंस ऑफ द पीपल को वायलेट करते हैं। 1 नेशन 1 लॉ हम नहीं कहते, 1 नेशन 1 लॉ का नारा बार बार ये लोग देते हैं, उसको ये वायलेट करते हैं। ये यूसीसी बार बार बोलते हैं, उसको ये वायलेट करते हैं। अगर इतना ही है, मैं आज भी यहां कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं कह रहा हूं, एक मुसलमान एमपी उस कम्युनिटी के होने के नाते से मैं कह रहा हूं, इस देश में जितने समुदाय हैं, जितने धर्म हैं, उन तमाम रिलीजियस सेंटर्स, रिलीजियस एक्टिविटी सेंटर्स, धर्मस्थल जितने हैं, उसके गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन में एक तरीके का लॉ होना चाहिए। सबको एक तरीके का लॉ रहने, हिंदूज को, मुसलमान को, सिख्स को, क्रिश्चियन को, पारसीज को, जोरस्ट्रियंस को, सबको एक तरीके का लॉ बनाइए। आप क्यों घबरा रहे हैं उससे? बनाइए लॉ उसके लिए। पर्सनल लॉ छोड़ के बाकी के सब गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में एक तरीका लॉ होना चाहिए। मैं आगे बताऊंगा और पार्लियामेंट के पटल पे मैं देखूंगा किस तरह से अलग अलग समुदाय में ये भेदभाव कर रहे हैं, किस तरह से ये टारगेटेड लेजिस्लेशन है, किस तरह से ये अनफेयर लेजिस्लेशन है, किस तरह से ये मुसलमानों के खिलाफ का लेजिस्लेशन है। आप बार बार कह रहे थे मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। मैं दावे के साथ मैं कहना चाहता हूं, मैं आपके सामने प्रूफ दूंगा, यहां पे रखूंगा, ये बिल्कुल टारगेटेड लेजिस्लेशन है। आप इस देश में आप ये मैसेज देना चाहते हैं कि यहां पे एक कम्युनिटी को बिल्कुल सेकेंड क्लास ग्रेड का सिटीजन हम बना के रखेंगे।
आप जिस तरह के लॉस लेके आ रहे हैं वो धर्म के आधार पे आप लॉस लेके आ रहे हैं। ये पहला नहीं है। कल कोई सीए एनआरसी की बात कर रहा था, यहाँ अमित शाह जी बैठे हैं, जब उस हाउस में हम लोगों ने सवाल किया था तो इन्होंने बोला था क्रोनोलॉजी से समझिए, ये सिर्फ सीए नहीं है, इसके साथ एनआरसी और एनपीआर जुड़ेगा। जब इनसे सवाल पूछा गया था तो बोले नहीं, इससे लिंक्ड है। आप कह रहे हैं कि हम धर्म के आधार पे हम किसी की सिटीजनशिप छीन नहीं रहे, लेकिन धर्म के आधार पे आप सिटीजनशिप रोक रहे हैं। ये पहली बार हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा हुआ है। मुझे नहीं लगता है कि कहीं ऐसा और हो रहा होगा। उसके बाद में 1991 का सेटल्ड क्वेश्चन है सर, 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सेटल्ड क्वेश्चन है। उसमें इनके लोग हाई कोर्ट में चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं उसके खिलाफ। इनके पार्टी के ऑफिस बेयरर्स पिटीशन फाइल करते हैं 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ में, और मंदिरों के नीचे मस्जिदें ढूंढने का काम करते हैं। आज अगर हमारे देश में हम खोदना शुरू कर देंगे, इतिहास में पीछे चले जाएं, तो किसके नीचे क्या क्या मिलेगा किसको पता है। हम इतिहास को खोदना नहीं चाहिए। बाकी के सारे देश आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, तो हमें इतिहास में जाके खोदने का काम शुरू किए हैं। यहां पे भी उसका प्रोविजन कर दिए। आज किरण रिजिजू जी आप यहां कह रहे थे, भाई हम लोगों ने, सर ये कौन है सर? आप बीच में टिप्पणी ना करें। कौन है सर ये? हाँ बोले इधर प्लीज। जगेश जी, सर मैं उस पर आगे आऊंगा। अभी किरण रिजिजू ने बताया कि वफ का मायना क्या है। सर वफ का माना दान है, इट एज सिंपल एज दैट। वफ का माना दान है। दान कोई भी किसी को भी कर सकता है। ये बार बार कह रहे थे कि 2013 में एनीबडी कैन डोनेट करके लेके आए। इनको शायद ये पता नहीं, हुजूर प्रॉफिट मोहम्मद के जमाने में गैर मुसलमानों भी दान करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर से जहां पे गैर मुसलमानों ने दान किया है। दान के लिए कोई रोक नहीं है, और ये दान का कॉन्सेप्ट सिर्फ हमारे धर्म में नहीं है। हम उसको वफ के नाम से कहते हैं, लेकिन दान का कॉन्सेप्ट हर मजहब में है। हिंदूज में है, सिख्स में है, क्रिश्चियंस में, दुनिया के हर मजहब में दान का कॉन्सेप्ट है। हमारे दान के कॉन्सेप्ट से बनाए हुए इदारों को गवर्न करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए वक्फ बोर्ड बना है। ये बात फैलाई जा रही है, क्यों सिर्फ मुसलमानों को वक्फ बोर्ड चाहिए, क्यों हमारा बोर्ड नहीं चाहिए, क्यों सनातन बोर्ड नहीं चाहिए। इतना सोशल मीडिया में इसको फैलाया गया, मुसलमानों को अपीस करने के लिए वक्फ बोर्ड बनाए गए। शायद इनको पता नहीं, शायद ये बोलना भी नहीं चाहते। इस देश में एंडोमेंट बोर्ड्स हैं, इस देश में मुजरा डिपार्टमेंट्स हैं, इस देश में हिंदू रिलीजियस प्लेसेस एक्ट्स हैं, इस देश में एसजीपीसी है, इस देश में बहुत सारे स्टेट्स में क्रिश्चियंस के लिए काउंसिल्स और कॉर्पोरेशंस हैं। हर मजहब के लिए है। हर मजहब के रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को गवर्न करने के लिए अलग अलग एक्ट्स बनाए गए हैं। टेंपल ट्रस्ट से, स्टेट से अलग अलग एक्ट्स बनाए गए हैं। आप ये क्यों भ्रम फैला रहे हैं? और ये सिर्फ कांग्रेस का अचानक बनाया हुआ मामला नहीं वक्फ का। आपने अभी कहा कि अंग्रेजों के जमाने में वक्फ को रेगुलेट करने के लिए कई एक्ट्स आए थे, उसको आगे बढ़ाते गए, उसमें अमेंडमेंट लाते गए, उसमें सुधार लाने के लिए कई अमेंडमेंट्स लेके आए। कांग्रेस ने उसको सुधार करने के लिए कई काम किया है। और 1995 में 2013 के एक्ट्स के बारे में ये बार बार जो बोल रहे हैं, वो बिल्कुल वक्फ बोर्ड को स्ट्रेंथन करने के लिए, वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए, एंक्रोचर्स को हटाने के लिए, उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए हम लोगों ने वो अमेंडमेंट्स लेके लाए थे, और इनका पूरा सहयोग और सपोर्ट उसमें था। सर इसमें बार बार ये कहा जा रहा, आज भी ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड, ये सबसे बड़ा एलिगेशन वक्फ बोर्ड के खिलाफ है सर, और ये सबसे बड़ा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया गया है। आज भी यहां पे बोल रहे थे कि वक्फ बोर्ड कोई भी जमीन को अपनी जमीन डिक्लेयर कर सकती है। क्या हिंदुस्तान में लॉ नहीं है? क्या रेवेन्यू रूल्स नहीं है? क्या प्रॉपर्टी रूल्स नहीं? मतलब कहीं पे भी हम टवल डाल दें और हमारी बना लें? हम ट्रेनों में चलते हैं, ट्रेनों में नमाज पढ़ते हैं, फ्लाइट्स में नमाज पढ़ते हैं, तो नमाज पढ़ ले तो क्या ट्रेन हमारी हो गई? क्या फ्लाइट हमारी हो गई?
क्या वक्फ में उसको लिखवा दें? वक्फ को जो पावर दिया था, अगर वक्फ बोर्ड के सामने कोई कंप्लेंट आता है, वक्फ बोर्ड के सामने कोई कंप्लेंट आता है, तो वक्फ बोर्ड उसकी तहकीकात करती है, उसकी इंक्वायरी करती है, उसके लिए सेट रूल्स हैं। शायद किरण रिजिजू जी को ये बात पता नहीं कि हर स्टेट उस इंक्वायरी कैसा कराया जाए, हर स्टेट के रूल्स अलग बने हुए हैं। मैं वक्फ बोर्ड का मेंबर पिछले 6 साल से हूं सर, कर्नाटका में 6, अब 7वां साल कंप्लीट कर रहा हूं। तो वहां पे ये आपको पूरा आएगा इंक्वायरी तो बोले प्लीज प्लीज। पूरा इंक्वायरी होने के बाद में सर्वे कमिश्नर उसको सर्वे करता है, कलेक्टर उसको चेक करता है, फिर उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, स्टेट गवर्नमेंट उसको वेरीफाई करती है, उसके बाद में वक्फ गेजेट उसके बाद में सरकार उसको गेजेट करती है। उसके बावजूद भी अगर कोई संतुष्ट नहीं है तो ट्राइब्यूनल में जा सकता है। अगर वहां भी कोई अगर वहां भी उसके खिलाफ अगर डिसीजन जजमेंट आता है, अगर वहां पे वो कन्विंस नहीं है तो वो कोर्ट में जा सकता है। आज ये कह रहे हैं कि कोर्ट में रिव्यू नहीं कर सकते, कोर्ट में बिल्कुल रिव्यू कर सकते हैं। अगर कोर्ट में रिव्यू नहीं कर सकते तो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में वक्फ के इतने केसेस कैसा हो रहे हैं, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। माननीय गृह मंत्री कुछ कर दे एक जी प्लीज। मान्यवर, मैं सदस्य को बीच में टोकना नहीं चाहता, शायद वो भोले भाव से गलत इंफॉर्मेशन सदन के सामने रख रहे हैं, तो मैं थोड़ा करेक्ट करना चाहता हूँ। मान्यवर जयराम जी प्लीज प्लीज, चेयर हैज गिवन टाइम प्लीज। क्या कह रहे हैं आप रमेश जी, क्या कह रहे हैं? मैं मान्यवर जयराम जी प्लीज प्लीज। मान्यवर आप बोले जो डिस्प्यूट है वो इतना ही है कि अगर ट्रिब्यूनल के फैसले से कोई असंतुष्ट है तो ये भूमि का मामला है, इस पर सिविल सूट होना चाहिए। सिविल सूट में अधिकारों के बहुत वाइड रेंज होती है। इन्होंने इस पर अपील का प्रोविजन 2013 के कानून में रखा ही नहीं है, तो रीट के कार्य क्षेत्र में हाईकोर्ट के सामने जाता है। रीट का कार्य क्षेत्र बहुत संकरा होता है, तो जो ट्रिब्यूनल का फैसला होता है वो फाइनल होने के चांसेस 99% हो जाते हैं। जिनकी भूमि है इसका अधिकार जाता रहता है। मान्यवर, एक गलत फहमी फैला रहे हैं। प्लीज ये आप ही को दे रहे हैं, आप सुनते नहीं सर। आप ही को कह रहा हूं मैं। सॉरी, अब शुरू की। देखिए साहब, वो बात कर रहे हैं और हमने रिजिजू जी साहब का तो बहुत शांति के साथ सुना, और रात में भी कल आपका भाषण वहां पर भी टीवी में पूरा सुना। कम से कम वो जो उन्होंने तैयारी करके लाए हैं, उन्होंने भी पढ़ के आए, वो तो कोई ऐसे वैसे बात नहीं कर रहे हैं। इसके ऊपर गंभीरता से अध्ययन करके वो आए हैं, उनका फ्लो बीच में चले जाता, विचार चले जाता। तो इसलिए मैं आपसे कृपा करके विनती करता हूं, उधर के लोगों को टोकना बंद करने के लिए कहो। जो कुछ कहना है वो अपनी बात उत्तर में कहे, मैं यही चाहता हूं। अब उनको कंट्रोल करिए। डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन प्लीज प्लीज। सर, ट्रिब्यूनल के बारे में इन्होंने कहा, रिजिजू जी ने, कि 2 थे, उन्होंने 1 बढ़ा दिया। 2013 में भी 3 ही थे, 2013 में भी 3 ही थे, 2013 में भी इस्लामिक स्कॉलर डोमेन एक्सपर्ट थे। बल्कि इन्होंने अभी कर दिया कि रिटायरिंग या सर्विंग, पहले हम लोगों ने सर्विंग जज को रखते थे। भ्रम में फैलाया जा रहा था कि वक्फ का ट्रिब्यूनल है, वक्फ कॉन्स्टिट्यूट करती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करता है, वक्फ बोर्ड नहीं कॉन्स्टिट्यूट करती है। ये भ्रम फैलाया जा रहा है। सर, इन्होंने एक नया प्रोविजन लाया, बोला कि सिर्फ मुसलमान दान कर सकता है, और दूसरी बात इन्होंने बोला कि 5 साल का प्रैक्टिसिंग होना।
अब ये तो था पहले, जेपीसी को जाके आने के बाद अब ये कह रहे हैं कि उसको डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए। पहले तो प्रधानमंत्री कहते थे कि हम कपड़ों से पहचान लेते हैं, आप कैसा पहचानेंगे, हम कैसा डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, कौन से कपड़े पहनना पड़ेगा, मैं टोपी पहन के जाऊं या दाढ़ी लगा के जाऊं, या कोई मेरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगा के देखेगा मैं नमाज पढ़ रहा हूं या नहीं पढ़ रहा हूं, मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरा लगाएगा, या और कोई तरीका होगा कि 5 साल कोई प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं पता करने के लिए, या नहीं कोई। रिजू जी से मैं पूछना चाह रहा हूं, क्या एक दूसरा डिपार्टमेंट खोलेंगे कि ये आइडेंटिफाई करने के लिए प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं, और वो जो सर्टिफिकेट देंगे उस पे भी मोदी जी का ठप्पा रहेगा कि ये मुसलमान है या नहीं करके बोल के। हाँ, मोदी जी की फोटो भी लगा देंगे उस सर्टिफिकेट पे। सर वक्फ बाय यूजर, सर वक्फ बाय यूजर की बात, तो सबसे बड़ा मार जो इस बिल में ला रहे हैं वक्फ बाय यूजर, क्यों ये ला रहे हैं सबको पता है। इनकी सारी की सारी जो है निगाह संपत्ति पे है, जमीन पे है, लैंड पे है, धारावी पे में किसको दिया है उन्होंने, करोड़ों के भाव पे किसको दिया। कल मैं टीवी डिबेट पे था, एक जेपीसी की मेंबर थी इनकी मेरे साथ में, वो कह रही थी कि हम लैंड मोनेटाइज करेंगे, तो समझ में आ गया मोनेटाइज करके किसको देंगे। तो वक्फ बाय यूजर का मतलब क्या है सर, इस देश में, हमारा देश प्राचीन देश है, इस देश में अलग अलग टाइम अलग अलग धर्म के स्थल बने हुए, हमारे देश में इतने किंगडम्स थे, राष्ट्रकूटा से लेके मौर्य से लेके चेरास, कदम्बास, विजयनगर एम्पायर, अशोका सम्राट का पता नहीं क्या कितने थे, बादशाहें थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। यहाँ पे सिर्फ मस्जिद मंदिर की बात, सिर्फ मस्जिद की बात नहीं सर, इस देश में बहुत खूबसूरत मंदिरें बने, जबरदस्त मॉन्यूमेंट्स हैं देखने के लायक, गुरुद्वारास हैं, चर्चेस हैं, मस्जिद हैं। अगर आप 400, 500, 600 साल पुराने इमारतों के कागज पूछेंगे, तांबे में, पीतल में जहां लिखा था, कहां से ढूंढ के लाएंगे। उसका प्रूफ सिर्फ ये है, ये हर समुदाय के लिए सही है कि those properties, those institutions exist even today and they are in long usage. That is the proof of that being in waqf. There is waqf by user, there is temple by user, there is Gurudwara by user, there is church by user, there is Mata by user, there are so many religious institutions by user. किसका प्रूफ मांगेंगे। जब हमने बोला तो ये बोले कि हम प्रोस्पेक्टिवली अब ये करेंगे, रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं देखेंगे। भाई जो रजिस्टर्ड नहीं है वक्फ बाय यूजर, अगर 200-300 साल पुरानी है तो उसको कैसा मानेंगे आप ये कह रहे हैं कि और दूसरा उसमें ये बोल रहे हैं कि डिस्प्यूटेड है। तो मैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप टैग की बात कर रहा था, अगर डिस्प्यूटेड है, गवर्नमेंट है, तो फिर हम नहीं करेंगे। बट डिस्प्यूटेड कैसा है, डिस्प्यूटेड तो एक ही थी, वो बोले थे अयोध्या का मसला छोड़िए बाकी के पूरे इसमें आ जाएंगे। आप कैसा डिस्प्यूटेड, पुराने इदारों के डिस्प्यूट कैसा हो जाएगा। ये खोज रहे हैं बार बार देश में दंगे फसाद करवाने का, ये डिस्प्यूट लड़ना, दंगे फसाद करवाना, अपना वोट बैंक क्रिएट करने की राजनीति कर रहे हैं वक्फ बाय यूजर को निकाल के। और दूसरा अब ये कह रहे हैं कि हम उसको ले लेंगे। अब मेरा टाइम बढ़ाया है, मेरा पार्टी का टाइम होगा ऑलरेडी मैं मेरे पार्टी पार्टी का समय बाकी है, इनको 25 मिनट दीजिएगा। और उससे ज्यादा साहब ने कहा था। प्लीज प्लीज प्लीज। तो सर अब एक बोल 25 मिनट क्या 30 मिनट समय यहाँ 20 मिनट नहीं, लिखा हुआ है। देखो साहब, मैं 20 मिनट के बाद रात के कृपया समय देखिए। मैं ऑलरेडी माननीय एलओपी ऑलरेडी बोलने से अतिरिक्त समय दिया मैंने। प्लीज आप मैं ले रहा हूं सर। आप बोल सर दूसरा सर, आप ये कह रहे हैं कि वक्फ बाय यूजर ऐसा ही रहेगा जो रजिस्टर्ड है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि पोर्टल हम नया ला रहे हैं और उस पोर्टल में हर एक वक्फ को फिर दोबारा रजिस्टर करना पड़ेगा। भाई वक्फ बाय यूजर वो रजिस्टर्ड हो गया था, सीधा उठा के डाल लीजिए उसमें, आप फिर दोबारा उनको क्यों रजिस्ट्रेशन करें। आप चाह रहे हैं कि फिर वो दोबारा पेपर उससे मांगे, आप पेपर ना दें, फिर आपके लोग जाके दंगा फसाद करें और आपका वोट बैंक बढ़ता रहे। ये आपका वो है। सर तीसरा ढांचे की बात कर रहा हूं मैं, ये बहुत जोर जोर से रिजू जी बोल रहे थे कि ये सेक्युलर कैरेक्टर है वक्फ बोर्ड का सेक्युलर कैरेक्टर है। वक्फ बोर्ड सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस नहीं देखती है, वक्फ बोर्ड रिलीजियस अफेयर्स में भी दखलंदाज करती है, रिलीजियस अफेयर्स भी देखती है।
अगर आपको इतना ही है, अगर आप कह रहे हैं, अगर मैं आपकी बात भी मान लूं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हिंदू रिलीजियस एक्ट के तहत जो इंस्टीट्यूशंस बने, एंडोमेंट एक्ट, मुद्रा डिपार्टमेंट, प्लेसेस ऑफ हिंदू रिलीजियस प्लेसेस एक्ट, एसजीपीसी और अलग अलग समुदाय के जो इदारे जो बने हैं, क्या उसमें एक मुसलमान, एक सिख, एक बुद्धिस्ट, एक जैन को आप रखेंगे? क्या मुझे रखेंगे आप उसमें? आप मुझे रखेंगे आप उसमें? ये बिल्कुल मेरे राइट के खिलाफ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन मुझे जो राइट देता है उसके खिलाफ है, और इसको लेके काफी जजमेंट भी है। दूसरा सर, मैं उसके नहीं, चेयर को संबोधित करें सभापति महोदय, प्लीज आप चेयर को संबोधित करें। सभापति महोदय, आज देश के लिए गौरव का दिन है। देश के आम मुसलमान के लिए, देश के गरीब मुसलमान के लिए, देश के पसमानदा बीच में टोका टोकी नहीं होगी, तो दोनों के लिए होना चाहिए। फिर दो प्लीज 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 नासिर जी, प्लीज प्लीज, झूठ बकवास शब्द उप सभापति महोदय नहीं जा रहा, आप रिकॉर्ड पे नहीं जा रहा, बैठ जाइए। उप सभापति महोदय, आज का दिन गरीब मुसलमानों के लिए, पसमानदा मुसलमानों के लिए, तलाकशुदा महिला बहनों के लिए, विधवा महिला बहनों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। एक क्रांतिकारी परिवर्तन आने जा रहा है। पूरी की पूरी इस गरीब समाज, मुस्लिम समाज की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था में यह वक्फ अधिनियम क्रांतिकारी परिवर्तन लाने जा रहा है। मैं आभारी हूं माननीय मोदी जी का, जिन्होंने इस महान विधेयक को इस सदन में लाने का काम किया। अध्यक्ष सभापति महोदय, हम हिंदू हैं, हम लगातार अपने समाज में परिवर्तन की बात करते हैं। हमने लगातार अपनी समाज की बुराइयों के विरुद्ध संघर्ष किया है। इतिहास पर गवाह है, हमारे यहाँ सती प्रथा होती थी, हमने सती प्रथा निषेध अधिनियम लाया। हमारे यहाँ बाल विवाह होता था, हमने बाल विवाह निषेध अधिनियम लाए। हमारे यहाँ विधवा विवाह नहीं होते थे, हमने विधवा विवाह अधिनियम लाया। आश्चर्य की बात होती है जब इस समाज की चर्चा होती है, आश्चर्य की बात होती है इन 75 सालों के अंदर एक बार भी मुस्लिम समाज के संशोधन को लेकर, सुधार को लेकर के, एक गरीब मुसलमान की जीवन की बेहतरी को लेकर के एक बार भी किसी प्रकार के सुधार आंदोलन को इस सदन में लाने का काम नहीं किया। आज यह पहली बार है और हमें गर्व है अपने प्रधानमंत्री पर, नरेंद्र मोदी पर, जिन्होंने इस मुस्लिम समाज के सुधार के इस ऐतिहासिक विधेयक को लाने का काम किया है। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री बने थे, उनके दृष्टि में कभी हिंदू और मुसलमान नहीं होता था, उनका सिर्फ एक नजरिया होता था, गरीब और अमीर। आप गौर कीजिएगा, यह सदन गौर करेगा। हम जनधन योजना लेकर के आए, 42% लाभार्थी मुस्लिम थे। हम प्रधानमंत्री आवास योजना लेकर के आए, 31% लाभार्थी मुस्लिम थे। हम उज्ज्वला योजना लेकर के आए, 37% लाभार्थी मुस्लिम थे। हम मुद्रा योजना लेकर के आए, 36% लाभार्थी मुस्लिम थे। हम स्किल इंडिया लेकर के आए, 22.7% लाभार्थी मुस्लिम थे। हमने प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम चलाया, अध्यक्ष महोदय 70% अधिक मुसलमानों ने उस योजना का इस देश में लाभ लिया। मेरे पार्टी की बैठक है, मुझे बताना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री इसी बाल योगी सभागार में हम सारे सांसदों की बैठक ले रहे थे। उन्होंने क्या कहा हमसे? उन्होंने कहा, लोग कहते हैं कि मुसलमान भाजपा को वोट नहीं देते, आपको याद होगा मित्रों। उन्होंने कहा नहीं, ये गलत है, देते हैं। और अगर मान लिया जाए कि नहीं देते हैं तो इसका मतलब क्या है? क्या वो देश के नागरिक नहीं है? क्या उनके काम नहीं होने चाहिए? क्या उनका विकास का काम नहीं होना चाहिए? हम सारे सांसदों को उन्होंने मीटिंग में कहा, अपने काम को करते समय कभी हिंदू और मुसलमान न करना, विकास की धारा सारे समाज पर समान रूप से पहुंचाने की बात कही। उन्होंने दूसरी बात कही, मैं पूरे देश को 2047 में विकसित भारत का सपना दिखाता हूं। क्या 20% मुसलमान अगर देश का पिछड़ा रह जाएगा तो क्या भारत का विकास का सपना पूरा होगा? नहीं।
हमें भारत के विकास का मतलब है 20% मुसलमान के विकास की भी योजना बनानी है। यह कल्पना माननीय प्रधानमंत्री ले सकते हैं। आजादी के 75 सालों के अंदर इस कल्पना को लेकर इस देश में कोई नहीं आया था। और तीसरी बात उन्होंने कही, सरकार के, और सबसे महत्वपूर्ण बात है, सरकार के स्तर पर सरकार जो कुछ भी कर सकती है मुसलमानों के जीवन की बेहतरी के लिए हम करने का प्रयास करेंगे, लेकिन मुस्लिम सामाजिक संस्थाओं की भी रोल होनी चाहिए। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भी भूमिका होनी चाहिए। ये